हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का साइंस का 10th चैप्टर, जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस चैप्टर में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो फिर अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इसकी अलग वीडियो है, वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो हमें पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में जो भी समानताएं होती हैं और भिन्नताएं होती हैं उसको नोट करना है। तो सबसे पहले पहली जो समानता है, नोट करते हैं समानता को, कि दोनों में एक जीवन चक्र होता है जिनमें वे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और अंततः मर जाते हैं। दोनों में ही समानता होती है पौधों और जंतुओं में। दूसरी समानता है कि पौधों और जंतुओं दोनों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, जिससे उनकी अगली पीढ़ी का जन्म होता है। तीसरी समानता है दोनों जीवन चक्र में वृद्धि और विकास के चरण होते हैं, जैसे कि पौधे के अंकुरण से वृक्ष बनना तक और जंतु के बचपन से वयस्क बनने तक। ये तो समानता हो गई। अब इसमें असमानताएं देखते हैं। असमानताओं में पहला पॉइंट आता है कि पौधे जीवन चक्र में स्थिर रहते हैं और वृद्धि करते हैं, जबकि जंतु चलते फिरते रहते हैं। और सेकंड विभिन्नता है, पौधों की वृद्धि सीधे रूप से सूर्य के प्रकाश और जल पर निर्भर होती है, जबकि जंतु भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तीसरी विभिन्नता है कि पौधे बीज से उत्पन्न होते हैं और जड़, तना, पत्तियां आदि का विकास करते हैं, जबकि जंतु एक भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं और अंगों का विकास करते हैं। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर देख लेते हैं। अब इसमें एक टेबल दी हुई है, तालिका। नीचे दी गई तालिका में कुछ विवरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे व तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई किसी भी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है, तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों। तो इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। क्या इसकी वृद्धि होती है, और क्या यह श्वास लेते हैं, और उदाहरण और टिप्पणी। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे उदाहरण देंगे चट्टान का। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा वायरस। जो चट्टान होती है उसकी वृद्धि भी नहीं होती है और श्वास भी नहीं लेते हैं। जो हमारा दूसरा उदाहरण है वायरस, उसकी वृद्धि नहीं होती है और ये श्वास लेते हैं। तीसरा इसमें हो जाएगा क्रिस्टल या फिर नमक का एक उदाहरण ले सकते हैं। उसकी वृद्धि होती है और वह श्वास नहीं लेता। चौथा है इसमें मनुष्य, प्लांटा, जैसे कि मनुष्य और प्लांटा दोनों इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसकी वृद्धि भी होती है और श्वास भी लेते हैं। और टिप्पणी में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि निर्जीव कोई वृद्धि या श्वास नहीं लेते, निर्जीव होते हैं, कोई श्वास में वृद्धि नहीं होती है। और वायरस जो होता है मेजबान कोशिकाओं के बाहर निर्जीव होते हैं, लेकिन मेजबान के अंदर श्वसन करते हैं। जो वायरस होता है किसी के अंदर तो होता है, तो वो बाहर निर्जीव होते हैं। किसी के अंदर अगर कोई वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो वो सांस लेगा। फिर तीसरा इसमें क्रिस्टल और नमक का हो जाएगा कि निर्जीव कार्य कर सकते हैं लेकिन श्वसन नहीं करते। चौथे में आएगा जीवित प्राणी। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब इसमें थर्ड का देखते हैं कि आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों, दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नमी, गर्मी और वायु जैसी परिस्थितियों को नियंत्रित करके हम अनाजों और दालों को अंकुरित होने से बचा सकते हैं। भंडारण के दौरान नमी को कम रखने, तापमान को नियंत्रित करने और वायु प्रवाह को सीमित रखने से अनाज और दालें सुरक्षित रह सकती हैं। यह हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ देख लेते हैं कि आपने सीखा है कि टेडपोल की एक पूंछ होती है, लेकिन जब वृद्धि के बाद वह मेंढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है। टेडपोल अवस्था में पूंछ होने का क्या लाभ मिलता है। तो आपने चैप्टर में देखा भी है, जो मेंढक होता है उसकी एक अवस्था होती है टेडपोल की। तो फिर उसके बारे में पूछा है कि उसमें जो पूंछ होती है वो किस लिए, उसका लाभ क्या है। तो लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए आप भी अपनी कॉपी में। टेडपोल अवस्था में पूंछ उसे तैरने में सहायता करती है। यह जल से तेजी से गति कर पाने और भोजन प्राप्त करने में सहायता होती है, और पूंछ से उन्हें शिकारियों से बचने में भी मदद मिलती है। ये हो जाएगा फोर्थ का। अब फिफ्थ देख लेते हैं कि
5वें में है, चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारू इसे सजीव मानती है क्योंकि वे वृक्षों से प्राप्त होती है। चरण और चारू के कथनों के पक्ष या विपक्ष में अपने अपने तर्क दीजिए। तो इसमें चरण का तर्क यह होगा कि इसमें हम नोट करेंगे लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें अब जीवन को कोई प्रक्रिया नहीं होती है, जैसे कि वृद्धि, श्वास, पोषण आदि अब कोई भी प्रक्रिया नहीं होने वाली है इसमें, इसीलिए वो निर्जीव है। यह वृक्ष से अलग हो जाने के बाद केवल एक निर्जीव वस्तु बन जाती है। तो ये हो जाएगा दूसरा। चारू का तर्क देखते हैं कि लकड़ी का लट्ठा कभी सजीव था क्योंकि यह एक वृक्ष से प्राप्त हुआ है। जब वो वृक्ष में था तो वो सजीव था, अब तो वो निर्जीव है। जो सजीव था और उसमें जीवन की सारी प्रक्रियाएं हो रही थी, लेकिन अब यह सजीव नहीं है क्योंकि इसमें जीवन की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम 6 में देखते हैं। 6 का आंसर पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बता रहा है ये। मच्छर और मेंढक के जीवन चक्र में क्या समानताएं और क्या विभेदकारी विशेषताएं होती हैं। अब इसमें समानताएं और विभेद मतलब समानता असमानता के बारे में जानना है हमें। तो मच्छर और मेंढक में समानता क्या क्या है, दोनों का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोनों के जीवन चक्र में लार्वा अवस्था होती है जिसको हम टेडपोल कहते हैं। दोनों जल में अपने जीवन का प्रारंभिक समय व्यतीत करते हैं। अब इसमें असमानता क्या है कि पहली असमानता है कि मच्छर की जीवन चक्र में प्यूपावस्था होती है जबकि मेंढक के में नहीं होती है। सेकंड है मच्छर के लार्वा जल में तैरते हैं जबकि टेडपोल मछली की तरह तैरते हैं। और थर्ड है मच्छर का विकास वायु में होता है जबकि मेंढक का विकास भूमि और जल दोनों में होता है। ये हो जाएगा 6 का आंसर। साथ में नोट करते चलेंगे। 7 का, एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई हैं। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्ररोह और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं, उसका चित्र बनाइए, इसके कारण भी लिखिए। तो फिर अगर हम एक सप्ताह पश्चात पौधे की जड़ नीचे की ओर, अगर हम कोई भी पौधा 1 हफ्ते के लिए लगा के रखते हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी जड़ नीचे को बढ़ेगी और प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसका कारण है जड़ें पानी और खनिजों के स्रोत की ओर बढ़ती हैं जबकि प्ररोह सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है। जब भी आप देखते होंगे तारा और विजय एक प्रयोग का सेटअप तैयार किया उन दोनों ने किया है, जिस चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। आप क्या सोचते हैं कि ये वे क्या पता करना चाहते हैं और उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं। तो उन्होंने ये सेटअप तैयार किया है। ये तो वो यही देखना चाहते हैं कि पौधे की वृद्धि किस दिशा में होती है। वे देखना चाहते हैं कि पौधा किस दिशा में बढ़ता है। जब उसे सभी दिशाओं से प्रकाश मिलता है वे ये जान सकते हैं कि वे सही है, अगर पौधा सभी दिशाओं में समान रूप से बढ़ता है या किसी एक दिशा में बढ़ता है। ठीक है, अब हम इसमें 8 का देख लेते हैं। 8 का हो गया, 9वें का देख लेते हैं। 9वें का आंसर हो जाएगा कि पहले क्वेश्चन देखते हैं। बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए। इसमें तो आप प्रयोग की योजना खुद भी लिख सकते हैं या एक प्रयोग मैं भी बता देती हूँ कि समान प्रकार के बीज लें और उन्हें 3 अलग अलग बर्तनों में रखें। पहले बर्तन को कम तापमान मीन्स फ्रिज, दूसरे को सामान्यतः कमरे में रखें जो जहाँ पे छाया धूप ना हो, और तीसरे को उच्च तापमान मतलब धूप में रखें। फिर सभी बर्तनों में समान मात्रा में पानी दें और समान समय अंतराल पर निरीक्षण करें। अंकुरण की दर और गति को नोट करें और तुलना करें कि किस तापमान पर बीज जल्दी और अंकुरित अच्छी तरह से होता है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।